आज के लेक्चर में हम लोग द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे और जिसमें आपका प्रीलिमिनरी का पार्ट 1 ही कवर होगा। इसका एक और पार्ट 2 आएगा और इसके साथ हमारा चैप्टर 1 है वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है जो कि आपका इंट्रोडक्शन से डील करता है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है द OSSW कोड that is occupational safety health and working conditions code 2020 shall not apply to। पहला ऑप्शन है द ऑफिसेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है द ऑफिसेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा है एनी शिप ऑफ वार ऑफ एनी नेशनलिटी और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। आपका जो OSSW कोड है 2020 इन तीनों पे अप्लाई नहीं होगा। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस है वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेस है वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, और अगर कोई शिप है कोई वॉर की है चाहे वो कोई भी नेशनलिटी की हो, इंडियन हो या बाहर की, उस पर भी OSSW कोड है वो अप्लाई नहीं होगा। रिमेंबर दिस 3 पॉइंट्स। यहाँ पे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट है कि अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेस में OSSW कोड है वो अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स को एम्प्लॉय करती है थ्रू ए कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, इस केस में फिर वहाँ पे OSSW कोड है वो वहाँ पे अप्लाई होगा। सो रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है द OSSW कोड 2020 शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट। दूसरा है द OSSW कोड 2020 शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 2। सेंट्रल गवर्नमेंट जिस दिन आपका नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई करेगी कि इस डेट से एनफोर्स होना है तो उसी दिन से OSSW कोड है वो एनफोर्स हो जाएगा। दैट इज़ नॉट द पावर विद स्टेट गवर्नमेंट। ओके। ऑप्शन 3 है डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ दिस कोड फॉर देयर एनफोर्समेंट। ऑप्शन 4 है सेम डेट हैज़ टू बी अपॉइंटेड फॉर एनफोर्समेंट ऑफ ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3। ठीक है, आपके OSSW कोड में जितने भी प्रोविजंस हैं तो आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक एक प्रोविजन या कुछ प्रोविजंस को डिफरेंट डेट्स अपॉइंट कर सकती है एनफोर्स के लिए। ठीक है, कोई एक प्रोविजन है वो इस डेट से एनफोर्स होगा, कोई दूसरा प्रोविजन है वो दूसरे किसी डेट से एनफोर्स होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे प्रोविजन को एनफोर्स करने के लिए कोई एक डेट सिंगल डेट चूज़ करना हो। तो ऑप्शन 3 सही होगा और ऑप्शन 2 सही होगा। तो चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट इसका क्वेश्चन था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है इन OSSW कोड 2020 एडोलेसेंट मीन्स। पहला ऑप्शन है ए पर्सन हु हैज कंप्लीटेड हिज 15th ईयर्स ऑफ एज बट हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 18th ईयर। इसका मतलब उसने 15 एज है वो कंप्लीट कर ली है लेकिन 18th अभी है वो कंप्लीट नहीं की है। ठीक है। दूसरा है ए पर्सन हु हैज कंप्लीटेड इज 14th ईयर्स ऑफ एज बट हैज़ नॉट कंप्लीटेड इज 18th ईयर। वैसे ही ऑप्शन 3 है 16th और ऑप्शन डी है 13th। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। एडोलेसेंट का मतलब वो होता है जिसने अपनी 14th ईयर्स ऑफ एज है वो कंप्लीट कर ली हो लेकिन उसने अभी 18th ईयर है वो कंप्लीट ना की हो। ठीक है, 18 साल का अभी ना हुआ हो लेकिन 14 साल या उससे ज़्यादा का हो, 14 साल का हो, 15 साल का हो, 16 का हो या 17 का हो, तो वो आपके एडोलेसेंट के डेफिनेशन में आ जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपके फैक्ट्रीज एक्ट में, ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में अगर जिन्होंने पढ़ी हो वहाँ पे एडोलेसेंट का जो डेफिनेशन है वो इससे थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ पे जो मिनिमम लिमिट है वो 15 का दिया हुआ है कि उसने 15 साल की एज है वो कंप्लीट कर ली हो लेकिन 18 की ना की हो, ये फैक्ट्रीज एक्ट में है। लेकिन आपके OSSW कोड में 14 साल की एज है वो कंप्लीट कर ली हो लेकिन 18 ना की हो, तो ये डिफरेंस आप याद रखना। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट नोट मैं आपको बताता हूँ, जो आपके OSSW कोड में जो एडोलेसेंट का डेफिनेशन दिया गया है वो डायरेक्टली आपके एज के टर्म्स में नहीं बताया है। वहाँ पे ये लिखा है कि शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन टू इट इन द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। ठीक है, तो अब जब भी आप ये एक्ट खोल के देखोगे तो वहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि 14 साल की एज है वो कंप्लीट होनी चाहिए लेकिन 18 साल से कम होनी चाहिए। ओके, तो आपके OSSW कोड में डायरेक्टली एज एज के टर्म्स में डेफिनेशन नहीं दिया है, उसने इस एक्ट पे रेफर किया है। दूसरा नोट है कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में कि एडोलेसेंट की जो एज होती है वो 15 से 18 की रेंज में होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि OSSW और फैक्ट्रीज एक्ट में ये डिफरेंस है कि जो मिनिमम जो लिमिट होता है यहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट में 15 होता है, OSSW में 14 होता है, तो ये डिफरेंस आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है एडल्ट मीन्स।
ए पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड इज 16th ईयर्स ऑफ एज, ए पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड इज 18th ईयर, 28th ईयर और 21st ईयर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। एडल्ट मतलब जिसने अपनी 18 साल की एज है वो कंप्लीट कर ली हो, मतलब 18 साल या इससे ऊपर का। ये आपका OSSW कोड के अंदर का जो एडल्ट का डेफिनेशन है वो है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिशमेंट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपकी जो OSSW कोड के अंदर जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के जितने भी प्रोविजंस है उसमें जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। किन किन एस्टैब्लिशमेंट के लिए? पहला है फैक्ट्री, दूसरा है मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, तीसरा है मेजर पोर्ट्स, चौथा है प्लांटेशन। तो जो फैक्ट्री है, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग और ये प्लांटेशन है, इस केस में जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है वो होती है स्टेट गवर्नमेंट। और ये जो मेजर पोर्ट्स है, ठीक है, इसकी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे मैंने नोट करके बताया कि द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। पहला हो गया रेलवे हो गया इंक्लूडिंग मेट्रो रेलवे, दूसरा हो गया माइंस, ऑयल फील्ड, मेजर पोर्ट्स, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस कंपनी, कॉरपोरेशन जो कि आपके सेंट्रल एक्ट के अंदर एस्टैब्लिश किया हो, या फिर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इवन इफ उसमें आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इक्विटी है वो 50% से कम हो, वहाँ पे भी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिशमेंट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे किस किस एस्टैब्लिशमेंट के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो स्टेट गवर्नमेंट होगी। तो मेट्रो रेलवे में तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, अभी हम लोगों ने पढ़ा। माइंस एंड ऑयल फील्ड भी सेंट्रल गवर्नमेंट, इंश्योरेंस कंपनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूज़पेपर एस्टैब्लिशमेंट। इस एस्टैब्लिशमेंट में जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है अंडर द OSSW कोड वो होती है स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे नोट करके मैंने बताया कि द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये जो एस्टैब्लिशमेंट है जिस स्टेट में हो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। पहला है फैक्ट्री, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, प्लांटेशन, न्यूज़पेपर एस्टैब्लिशमेंट, बीडी एंड सिगार एस्टैब्लिशमेंट, या फिर आपका एस्टैब्लिशमेंट नॉट स्पेसिफाइड एज इन प्रीवियस नोट। जो हम लोगों ने प्रीवियस नोट में पढ़ा कि जो जो एस्टैब्लिशमेंट में जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उस लिस्ट में जो एस्टैब्लिशमेंट नहीं स्पेसिफाइड है उसकी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो जाएगी वो हो जाएगी स्टेट गवर्नमेंट। सो रिमेंबर दिस पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑडियो विजुअल वर्कर्स मीन्स ए पर्सन हु इज एम्प्लॉयड डायरेक्टली और थ्रू एनी कॉन्ट्रैक्टर इन और इन कनेक्शन विद द ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन टू वर्क एज एन आर्टिस्ट इंक्लूडिंग। अब जो ऑडियो विजुअल वर्कर्स होते हैं इनका काम क्या होता है? ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन। ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन मतलब आपका एनिमेशन बनाना, कार्टून बनाना, या कोई एडवर्टाइजमेंट बनाना, या फिर क्या कहते हैं कि कोई फीचर फिल्म बनाना, वेब सीरीज़ बनाना, टेलीविज़न बनाना, शोज़ बनाना, ये सब आपके ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन के अंदर आता है। और इससे रिलेटेड जो भी पर्सन्स एम्प्लॉयड होते हैं उनको कहते हैं ऑडियो विजुअल वर्कर्स। तो इसमें कौन कौन से टाइप ऑफ पर्सन है वो इंक्लूड होते हैं? पहला है एक्टर्स, दूसरा है म्यूजिशियन, सिंगर, एंकर, न्यूज़ रीडर, डांसर, तीसरा है डबिंग आर्टिस्ट और स्टंट पर्सन, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे आपके ऑडियो विजुअल वर्कर्स के डेफिनेशन में आते हैं, चाहे वो एक्टर हो, म्यूजिशियन हो, सिंगर हो, स्टंट पर्सन हो। मतलब एक तरह से इनका जो आपका ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन के काम से रिलेटेड एम्प्लॉयड होते हैं तो वो आपके ऑडियो विजुअल वर्कर के डेफिनेशन में आएंगे। ऐसा मत आप सोचना कि ऑडियो विजुअल वर्कर मतलब सिर्फ एक्टर हो गया या फिर सिर्फ सिंगर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर द पर्सन डिफाइंड एज ऑडियो विजुअल वर्कर अंडर OSSW कोड 2020 his remuneration with respect to such employment whether by the way of monthly wages or lump sum shall not be greater than such amount as may be notified by। अब आपका जो ऑडियो विजुअल वर्कर्स हो गए उन पे OSSW कोड अप्लाई होने के लिए उनकी एक वेज लिमिट स्पेसिफाई की गई है। तो ये वेज लिमिट कौन स्पेसिफाई करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। एक वेज लिमिट स्पेसिफाई करती है सेंट्रल गवर्नमेंट कि अगर इस वेज लिमिट से अगर कम हो उनका सैलरी तो उस केस में जो OSSW कोड है उन पे अप्लाई होगा, चाहे वो वेजेस मंथली वेजेस के टर्म्स में हो सकता है या फिर लमसम अमाउंट में हो सकता है, ठीक है। एक क्या कहते हैं लमसम मतलब एक बार में दे देना, या फिर वो मंथली वेजेस के टर्म्स में भी हो सकता है। अगर उनकी जो वेजेस है इस लिमिट से कम है तो उन पे OSSW कोड अप्लाई होगा। और ये जो अमाउंट है, जो लिमिट है, वो कौन नोटिफाई करता है? वो करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको आप ध्यान रखना, स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है, चूज द रॉन्ग ऑप्शन। बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क, इसको हम लोग शॉर्ट में BOC वर्क बोलेंगे, मीन्स द कंस्ट्रक्शन, अल्टरेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस और डेमोलेशन इन रिलेशन टू। अब आपका जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क का जो डेफिनेशन है इसमें मतलब होता है कि आपका कंस्ट्रक्शन हो, अल्टरेशन हो, रिपेयर हो, मेंटेनेंस हो या फिर डेमोलेशन भी हो,
किसका? बिल्डिंग्स का, स्ट्रीट का, रोड्स का, रेलवे का, एयरफील्ड का, हाँ ये सही है। इरिगेशन का, ड्रेनेज, फ्लड कंट्रोल, ये भी सही है। आपका पावर का, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डैम्स, कैनाल्स, इनका कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन, अल्टरेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस या फिर डेमोलेशन का काम हो, वो भी आपके बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क के डेफिनेशन में आता है। चौथा है बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क रिलेटेड टू एनी फैक्ट्री और माइन, तो ये आपका गलत होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। इसमें आपको चूज द रॉन्ग ऑप्शन चूज करना है, तो ऑप्शन डी रॉन्ग ऑप्शन है। आपका जो बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क है रिलेटेड टू फैक्ट्री और माइन, वहाँ पे आपका फैक्ट्री और माइन का जो भी प्रोविजंस है वो अप्लाई होगा, वहाँ पे आपका बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क का जो प्रोविजंस है वो अप्लाई नहीं होगा। अगर आपने बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क एक्ट पढ़ा हो तो वहाँ पे भी बताया गया था कि जो फैक्ट्री और माइन का जो भी वर्क हो वो आपके इस एक्ट के अंदर कवर नहीं होता है, ठीक है। तो आप अगर आपने पुराना पढ़ा हो तो आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा। वैसे ही आपके OSSW कोड में भी वापस बताया गया कि जो बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क का जो डेफिनेशन है उसमें आपका फैक्ट्री और माइन से रिलेटेड कोई भी ऐसा वर्क हो वो इसके डेफिनेशन में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क डजंट इंक्लूड BOC वर्क, मतलब बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क वेयर सच वर्क इज फॉर ऑन रेजिडेंशियल पर्पसेस ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स for their own residence and the total cost of such work doesn't exceed dash rupees or such higher amount and employing more than such number of workers as notified by appropriate government। आपका जो बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क है इसके डेफिनेशन में आपका रेसिडेंशियल पर्पस के लिए अगर कोई काम कराता है कोई एक आदमी या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो गया, वो अपना खुद का घर बनाने के लिए जो अगर कुछ काम करवाते हैं उसका जो टोटल कॉस्ट है वो एक लिमिट से नीचे है तो आपके बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क के डेफिनेशन में नहीं आएगा। और ये जो लिमिट है वो कौन स्पेसिफाई करता है? वो करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ओके, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब अगर वो एस्टैब्लिशमेंट की जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट, अगर वो एस्टैब्लिशमेंट की अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो जो मैक्सिमम अमाउंट है वो कितना रुपीज़ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 50 लाख रुपीज़। अगर कोई अपना घर बनवाता है, कोई इंडिविजुअल हो गया या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो गए, वो अपना खुद का घर बनवाते हैं और उसकी जो कॉस्ट है वो 50 लाख रुपीज़ से कम है, तो वो जो काम हो गया वो आपके बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क के डेफिनेशन में नहीं आएगा। या फिर अगर एम्प्लॉइंग मोर देन सच न, ठीक है, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ पर्सन जो एम्प्लॉय है उसकी भी लिमिट स्पेसिफाई कर सकती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और अगर आपने बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क एक्ट 1996 पुराना वाला पढ़ा हो तो वहाँ पे जो लिमिट स्पेसिफाई की गई है वो 10 लाख रुपीज़ स्पेसिफाई की गई है, लेकिन OSSW कोड में उसको 50 लाख रुपीज़ तक बढ़ा दिया गया। सो रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 11 है बिल्डिंग वर्कर मीन्स ए पर्सन हु इज एम्प्लॉयड टू डू एनी। अब आपके OSSW कोड में जो बिल्डिंग वर्कर की डेफिनेशन है उसमें कौन कौन से पोस्ट पे काम करने वाले लोग हैं वो आएंगे। पहला है हाईली स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्क फॉर हायर और रिवॉर्ड। हायर और रिवॉर्ड मतलब आप पैसा देके, सैलरी देके कोई काम करवा रहे हो, तो ये ऑप्शन सही है। अगर कोई हाईली स्किल्ड काम कर रहा है, स्किल्ड काम कर रहा है, सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड काम कर रहा है तो वो बिल्डिंग वर्कर के डेफिनेशन में आएगा। ऑप्शन 2 है मैनुअल, टेक्निकल और क्लरिकल वर्क फॉर हायर और रिवॉर्ड। अगर वो मैनुअल काम कर रहा है या फिर टेक्निकल पोस्ट पे काम कर रहा है या फिर क्लरिकल वर्क काम कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में वो बिल्डिंग वर्कर के डेफिनेशन में आएगा, तो ये सही है। ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 में आप देखना, ऑप्शन 3 कह रहा है कि मैनेजरियल पोस्ट पे काम कर रहा है या फिर सुपरवाइजरी पोस्ट पे काम कर रहा है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे काम कर रहा है, तो फिर भी वो बिल्डिंग वर्कर की डेफिनेशन में आएगा। और चौथा कह रहा है कि अगर वो सुपरवाइजरी पोस्ट पे काम कर रहा है तो उसकी जो सैलरी है वो 1600 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है, मंथसम मतलब मंथ होता है, पर मंथ से कम होनी चाहिए, तभी वो बिल्डिंग वर्कर के डेफिनेशन में आएगा। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शंस होंगे वो सिर्फ 1 और 2 होंगे। मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात कि अगर आपने बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क एक्ट पढ़ा हो 1996 का, वहाँ पे बताया गया था कि अगर वो सुपरवाइजरी पोस्ट पे काम कर रहा है और अगर उसकी सैलरी 1600 रुपीज़ पर मंथ से कम है तभी वो बिल्डिंग वर्कर के डेफिनेशन में आएगा। लेकिन OSSW कोड में ये जो कंडीशन थी उसको हटा दिया गया। वहाँ पे डायरेक्ट बोला गया कि अगर वो मैनेजरियल पोस्ट या फिर सुपरवाइजरी पोस्ट या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे काम कर रहा है तो वो बिल्डिंग वर्कर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। वहाँ पे ऐसे सुपरवाइजरी पोस्ट का कुछ ऐसे वेज लिमिट स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर वो सुपरवाइजरी पोस्ट पे काम कर रहा है तो वो बिल्डिंग वर्कर के डेफिनेशन में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कंपटेंट पर्सन मीन्स ए पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय डैश फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट टेस्ट, एग्जामिनेशन एंड इंस्पेक्शंस रिक्वायर्ड टू बी डन इन एन एस्टैब्लिशमेंट। जो आपके OSSW कोड में जो कंपटेंट पर्सन का जो डेफिनेशन है उसका मतलब वो आदमी जिसका काम होता है टेस्ट करना, एग्जामिनेशन करना, इंस्पेक्शन करना इन दैन एस्टैब्लिशमेंट। तो जो ये कंपटेंट पर्सन होता है किसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होता है?
मतलब किसके द्वारा अप्रूव्ड होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। ओके, ये जो कंपिटेंट पर्सन होता है इसको चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है, एक तरह से इसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होता है या फिर ऑथोराइज्ड होता है, जिसका काम होता है टेस्ट करना, एग्जामिनेशन करना, इंस्पेक्शन करना इन एन एस्टैब्लिशमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, लेकिन जो कंपिटेंट पर्सन होता है ये रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है कि इन केस ऑफ माइंस द कंपिटेंट पर्सन इंक्लूड्स, ठीक है, सच अदर पर्सन हु इज ऑथोराइज्ड बाय द मैनेजर टू सुपरवाइज और परफॉर्म एनी वर्क। माइंस के केस में अगर मैनेजर किसी एक पर्सन को ऑथोराइज करता है टू सुपरवाइज और परफॉर्म एनी वर्क, तो वो भी कंपिटेंट पर्सन की डेफिनेशन में आ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इन केस ऑफ माइंस है। बाकी ऐसे आपका चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के द्वारा जो भी ऑथोराइज्ड होता है या फिर जो भी रिकॉग्नाइज्ड होता है वो कंपिटेंट पर्सन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की डेफिनेशन दी गई है ओएसएसडब्ल्यू कोड में, उससे रिलेटेड हमें यहाँ पे स्टेटमेंट्स पढ़ना है और बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर मीन्स ए वर्कर हु इज एम्प्लॉयड इन और इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट व्हेन ही इज हायर्ड बाय ए कॉन्ट्रैक्टर। तो ये सही है कि कोई एस्टैब्लिशमेंट में कोई काम करवाना हो तो उसके लिए वो हायर किया गया हो वर्कर थ्रू ए कॉन्ट्रैक्टर। दूसरा है कि इंक्लूड्स इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर। तो ये भी सही है, आपके कॉन्ट्रैक्ट लेबरर की डेफिनेशन में इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स भी आते हैं अगर उनको एम्प्लॉय किया गया हो थ्रू ए कॉन्ट्रैक्टर। तीसरा है कि इंक्लूड्स ए वर्कर हु इज रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय ए कॉन्ट्रैक्टर फॉर एनी एक्टिविटी ऑफ हिज एस्टैब्लिशमेंट। तो ये गलत हो जाएगा। अगर कोई रेगुलरली एम्प्लॉय किया जाता है बाय द कॉन्ट्रैक्टर तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबरर मतलब टेम्पोररी बेसिस पे किसी एक काम के लिए एम्प्लॉय किया जाता है। अगर वो रेगुलरली एम्प्लॉय किया जाता है किसी एस्टैब्लिशमेंट में तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ये जो क्वेश्चन है मैंने इसको अच्छे से आपके कोड ऑन वेजेस के एमसीक्यू सीरीज में कवर किया है। ऑप्शन 4 है, इंक्लूड्स ए वर्कर हु गेट्स पीरियोडिकल इंक्रीमेंट इन पे, सोशल सिक्योरिटी कवरेज एंड अदर वेलफेयर बेनिफिट्स। तो ये भी गलत है। आपके कॉन्ट्रैक्ट लेबरर को ये सब जो बेनिफिट्स है वो नहीं मिलते हैं। अगर ये मिलते हैं तो वो एम्प्लॉय हो जाता है, एक तरह से परमानेंट बेसिस पे जो काम करते हैं किसी एस्टैब्लिशमेंट में एम्प्लॉय, उनको ये सब मिलता है। ठीक है, आपका इंक्रीमेंट ऑफ पे हो गया, सोशल सिक्योरिटी कवरेज हो गया, जो भी अदर बेनिफिट्स है वो आपके एम्प्लॉय को मिलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबरर को ये सब बेनिफिट्स है वो नहीं मिलते। अगर वो मिलते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। कॉन्ट्रैक्ट लेबरर एक तरह से हो गया कि आपको कोई काम करवाना है, कोई एक स्पेसिफिक काम करवाना है तो आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर करते हो, कोई एक स्पेसिफिक काम कर लिए, अगर वो काम खत्म हो जाता है तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो वो होता है एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट लेबरर। उसका ना इंक्रीमेंट ऑफ पे मिलता है, ना कोई अदर बेनिफिट्स मिलते हैं, ना ही उसको रेगुलरली एम्प्लॉय किया जाता है। ठीक है, तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन हो गए वो हो गए 1 और 2, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कॉन्ट्रैक्टर इन रिलेशन टू एनी एस्टैब्लिशमेंट मीन्स ए पर्सन हूँ। अब कॉन्ट्रैक्टर के डेफिनेशन से रिलेटेड हमें यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ना है और बताना है कि कौन सा करेक्ट है। पहला है, अंडरटेक्स टू प्रोड्यूस ए गिवन रिजल्ट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लेबरर। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। कॉन्ट्रैक्टर मतलब कोई एस्टैब्लिशमेंट से कोई एक काम ले रहा है और उस काम को पूरा करने के लिए एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लेबरर। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स प्रोवाइड करेगा, लेबरर्स प्रोवाइड करेगा और वो काम करवाएगा, तो ये ऑप्शन सही होगा। दूसरा है, ओनली सप्लाइज गुड्स और आर्टिकल्स ऑफ मैन्युफैक्चर टू सच एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, अगर उसका काम सिर्फ गुड्स एंड आर्टिकल्स प्रोवाइड करना है रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चर तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो ये बात आप ध्यान रखना कि अगर उसका काम सिर्फ गुड्स एंड आर्टिकल्स सप्लाई करना है रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चर तो वो कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अगर वो गुड्स एंड आर्टिकल्स सप्लाई करने के अलावा अगर वो लेबरर्स भी सप्लाई कर रहा है तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे ओनली वर्ड था इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 है, सप्लाइज कॉन्ट्रैक्ट लेबर फॉर एनी वर्क ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट एज मियर ह्यूमन रिसोर्स। तो इसमें भी वो कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, अगर वो सिर्फ लेबरर्स ही प्रोवाइड कर रहा है तो उस केस में भी वो कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन में आएगा। चौथा है कि इंक्लूड्स ए सब कॉन्ट्रैक्टर। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर के नीचे कोई सब कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है तो वो भी कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन में आता है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो आंसर क्या क्या सही हो गया, 1, 3 और 4, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज ए कंट्रोल्ड इंडस्ट्री। पहला है, एन इंडस्ट्री द कंट्रोल ऑफ विच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अंडर एनी सेंट्रल एक्ट टू बी एक्सपीडियंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, कोई ऐसी इंडस्ट्री जिसका जो कंट्रोल है उस सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया हो अंडर एनी सेंट्रल एक्ट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ऑप्शन बी कह रहा है कि एनी इंडस्ट्री द कंट्रोल ऑफ विच बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट होगा ऊपर, हैज़ बीन डिक्लेयर्ड
अंडर एनी स्टेट एक्ट, ठीक है, अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री जिसका जो कंट्रोल है वो स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हो अंडर एनी स्टेट एक्ट। तीसरा क्या है कि म्यूनसिपल बॉडीज़ ने डिक्लेयर किया हो एनी म्यूनसिपल रूल्स। या फिर चौथा है कि जो कंट्रोल है इंडस्ट्री का वो किसी स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट आना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हो अंडर एनी सेंट्रल एक्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। कंट्रोल इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्री जिसका जो कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हो अंडर एनी सेंट्रल एक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है डे मीन्स। अब जो डे है OSSW कोड में उसका डेफिनेशन में क्या दिया गया है। पहला है पीरियड ऑफ 12 आवर्स बिगिनिंग एट 6 मॉर्निंग, ठीक है, सुबह के 6 से शाम के 6 का जो 12 घंटे का टाइम होता है उसको डे बोला जाता है। ऑप्शन बी है कि सुबह के 5 से शाम के 5 बजे तक जो 12 घंटे का पीरियड का जो इंटरवल होता है उसको डे कहा जाता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि 7 से 7 और ऑप्शन डी कह रहा है कि पीरियड ऑफ 24 आवर्स बिगिनिंग एट मिडनाइट, ठीक है, 12 बजे रात से जो 24 घंटे का जो इंटरवल होता है उसको डे के डेफिनेशन में बोला जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। सो आप कंफ्यूज मत होना, डे मतलब होता है पीरियड ऑफ 24 आवर्स बिगिनिंग एट मिडनाइट। रात के 12 बजे के बाद जो 24 घंटे का टाइम होता है अगले दिन 12 बजे तक वो डे में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है एम्प्लॉय मीन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट। अब जो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में है वो क्या क्या स्टेटमेंट्स हम पढ़ते हैं। पहला है एनी पर्सन एम्प्लॉयड ऑन वेजेस बाय एन एस्टैब्लिशमेंट टू डू वर्क फॉर हायर और रिवॉर्ड। तो ये सही है, अगर कोई आदमी को एम्प्लॉय किया गया है किसी काम के लिए फॉर हायर और रिवॉर्ड, ठीक है, उसको सैलरी दिया जाएगा, काम करवाया जाएगा बाय एन एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर वर्ड यूज़ नहीं है, याद रखना। अगर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अगर इसको एम्प्लॉय किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर होता है, एम्प्लॉय नहीं होता, ठीक है। अगर एस्टैब्लिशमेंट डायरेक्ट उसको एम्प्लॉय करती है तो वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आता है। ऑप्शन 2 है इट इंक्लूड्स अप्रेंटाइज एंगेज अंडर द अप्रेंटाइजेस एक्ट 1961। तो ये गलत है, ठीक है, जो अप्रेंटाइज होते हैं वो आपके एम्प्लॉय के डेफिनेशन में नहीं आते। ऑप्शन 3 है इट इंक्लूड्स एनी मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन। तो ये भी गलत है, आपके जो आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन हो गए, चाहे वो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स हो गई, जो भी है उनके जो मेंबर्स है वो एम्प्लॉय के डेफिनेशन में नहीं आएंगे। ऑप्शन 4 है इट इंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो ये एकदम गलत है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर और एम्प्लॉय दोनों अलग है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर टेम्प्रेरी बेसिस पे कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिया जाता है, कोई एक काम करवा दो फिर उसको छोड़ दो। जो एम्प्लॉय होता है वो परमानेंट बेसिस पे होता है, ठीक है। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन हो गए वो हो गए ओनली 1, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है एन एम्प्लॉय मीन्स एनी पर्सन एम्प्लॉयड ऑन वेजेस बाय एन एस्टैब्लिशमेंट टू डू एनी। अब आपके OSSW कोड में जो एम्प्लॉय की जो डेफिनेशन है उसमें किस किस टाइप ऑफ वर्क करने वाले पर्सन्स आते हैं या फिर किस किस पोस्ट पे काम करने वाले पर्सन्स आते हैं। अभी हम लोगों ने इससे पहले देखा बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर की डेफिनेशन में कि जो सुपरवाइजरी पे काम कर रहा हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पे काम कर रहा हो या मैनेजरियल पे काम कर रहा हो वो आपके बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर की डेफिनेशन में नहीं आते। अब हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय की डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है कि स्किल्ड वर्क ओनली, अगर वो सिर्फ स्किल्ड काम कर रहा है तो ही वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आएगा। तो यहाँ पे वर्ड ओनली है तो गलत हो जाएगा। वैसे ही आपका ऑप्शन बी कह रहा है सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड वर्क और मैनुअल वर्क ओनली, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा भी आप पढ़ लेना कि मैनेजरियल, ऑपरेशनल, सुपरवाइजरी, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल और क्लरिकल वर्क ओनली, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन डी। एम्प्लॉय एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है, एक ब्रॉड टर्म है। इसमें आपका स्किल्ड वर्क हो गया, सेमी स्किल्ड वर्क हो गया, मैनेजरियल, सुपरवाइजरी, एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई भी टाइप ऑफ वर्क अगर एक आदमी कर रहा है तो वो एम्प्लॉय के डेफिनेशन में आएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ लिमिटेशंस नहीं दिया गया है। और इसी का एक सबसेट होता है बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर। उसमें क्या होता है कि अगर वो मैनेजरियल पोस्ट पे काम कर रहा है, सुपरवाइजरी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव, तो वो आपके बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर के डेफिनेशन में नहीं आएगा। वैसे ही अगले लेक्चर में आप देखोगे वर्कर का जो डेफिनेशन होता है उसमें भी अगर वो मैनेजरियल पोस्ट पे काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे काम कर रहा है या फिर सुपरवाइजरी पोस्ट पे काम कर रहा है और उसकी जो वेज लिमिट है वो कुछ लिमिट से कम है तो ही वो वर्कर के डेफिनेशन में आएगा। लेकिन एम्प्लॉय में सब कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है, चाहे वो मैनेजरियल पोस्ट पे काम कर रहा हो, सुपरवाइजरी या एडमिनिस्ट्रेटिव, वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एनी ऑफ द अबव। यहाँ पे ये सब गलत क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पे ओनली वर्ड दिया गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।